नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की पेपर सॉल्यूशन में। अगर आप ट्रिपल सी परीक्षा में पहली बार में पास होना चाहते हैं और वो भी अच्छी ग्रेड से, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के वो 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से आपका ये पेपर सॉल्यूशन होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और आपके इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी तैयारी को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। यदि आपके इस सेट में 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ये मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और यदि आपके क्वेश्चन 70 से कम सही होते हैं, तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो आपका पेपर आता है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आता है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और सभी साथियों में शेयर जरूर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। वीडियो से पहले हम सभी चैप्टरों के बारे में जान लेते हैं। यदि आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके ट्रिपल सी के चैप्टर में 9 चैप्टर हैं और जो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरे चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरे चैप्टर का नाम लिब्रे ऑफिस राइटर जिसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर आता है वो स्प्रेडशीट, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। पांचवें चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और जो छठवां चैप्टर है वो आपका इंटरनेट और डब्ल्यू से, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सातवें चैप्टर का नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। जो आठवां चैप्टर आता है वो है आपका डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित होता है। और जो आपका नौवां चैप्टर होता है वो आपका साइबर सिक्योरिटी से संबंधित होता है। इस प्रकार से टोटल आपके 9 चैप्टर होते हैं। इन्हीं सारे चैप्टर्स मिलाकर जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार होने वाले हैं जिस प्रकार से आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो हमारे 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। ये वीडियो सीधे एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जो सवाल आप पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। जो आपका ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस है, ठीक इसी वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी तैयारी फ्री में कराई जाती है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसमें पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इसे किस संस्थान में विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इसे किस संस्थान में विकसित किया गया था। तो आप याद रखेंगे, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000, जिसको सीडेक संस्थान में विकसित किया गया था। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी मिलेगा, तो आप यहाँ नीचे एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको सीडेक संस्था द्वारा बनाया गया था और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसको सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चलें, जिससे कि आपको बाद में पता चल सकेगा कि हमने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखें, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है इसका मुख्य उद्देश्य दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है। जब हम किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापते हैं तो आखिर उसकी इकाई क्या होती है। जब भी हम किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को मापते हैं तो उसकी इकाई जो होती है वो होती है गीगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। GHz का मतलब होता है गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट में पूछना होगा कि इसका पीडीएफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा। मैं वीडियो के बीचों बीच बताने वाला हूं कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को में किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उसको आप पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और जो सब स्क्रिप्ट होता है उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन है, आप इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर इस तकनीक का प्रयोग क्या है और इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। क्योंकि कंप्यूटर टोटल 5 पीढ़ियां हुई थी, उसमें एक पीढ़ी में आपका कंप्यूटर में
एआई का प्रयोग किया गया था वो पीढ़ी थी आपकी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया था। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका प्रयोग किस तकनीक के लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सोचने और निर्णय लेने वाले सिस्टम तैयार करना, यह हमारे एआई तकनीक का मुख्य प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्यूआर कोड स्कैन करते समय डिवाइस किन तकनीकों का उपयोग करता है? जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस। कोड को स्कैन करते समय कौन डिवाइस किन तकनीकों का प्रयोग करता है? तो वो आपका कैमरा और इमेज प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल कंप्यूटर बेचने का, ऑप्शन बी भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और समाज और ज्ञान व्यवस्था में बदलना, ऑप्शन सी मोबाइल सिग्नल बढ़ाना, या ऑप्शन डी इंटरनेट सस्ता करना। तो आप देखेंगे आपको एक क्वेश्चन में आप छोटा सा आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो हमारा बहुत बड़ा है। तो यदि आपको किसी प्रकार से आंसर ना आए तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 90% चांस होता है कि वो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। आप इस ट्रिक का जब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से बन नहीं रहा हो। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सही आंसर लगाएंगे, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखेगा आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, क्योंकि ना बनने से अच्छा है कि किसी न किसी प्रकार से हम ट्रिक लगाकर उस क्वेश्चन को कर सकें। क्योंकि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन में से आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में सीसी और बीसीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसमें क्या फर्क है? तो याद रखेंगे जो सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है इसमें अंतर होता है। इनका प्रयोग हमारे ईमेल में होता है और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसका अर्थ होता है जो सीसी और बीसीसी में अंतर होता है, सीसी का अर्थ होता है जो आप सीसी के माध्यम से किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो सबको पता चलता है। जैसे आपने एक ईमेल को 4 लोगों तक भेजा तो चारों को पता चलेगा कि यह ईमेल और किसको भेजा गया है। और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से तो किसी को यह पता नहीं चलेगा यह मेल और किसको भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में किस प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन के सबसे करीब मानी जाती है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो मशीन के सबसे करीब मानी जाती है? तो वो है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आपकी पाइथन और जावा है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है, और जो आपकी HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है। वेब पेज को बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैंने आपको बताया प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। जब आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आपको इस वीडियो को दोबारा 2x स्पीड में देख लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद होने वाले हैं। पूछा गया है HTML का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? तो अभी मैंने बताया HTML होता है, इसका मुख्य प्रयोग होता है वेब पेज डिजाइन और संरचना को बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? आप क्वेश्चन को याद किए होंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। अब एग्जामिनर में क्या होता है, आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करके दे देगा, आंसर वही होने वाला है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है थोड़ा उसको हार्ड कर देता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपको पता है CPU को कंप्यूटर मस्तिष्क कहा जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपको पता है गणना करने के लिए CPU का प्रयोग होता है। जो CPU में ALU होता है, तार्किक और लॉजिक गणना करने के लिए हमारा CPU में ALU का प्रयोग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये सभी गणना और नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। CPU के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ALU जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है MU जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो अब आप इसका आंसर लगा पाएंगे। जो स्टूडेंट शुरू में ही वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं। जो मैं आपको सारी इंपोर्टेंट
ट्रिपल सी के बारे में बताने वाला हूँ, जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो इन ट्रिकों से वंचित हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको अंदर जरूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ट्रिपल सी की ऐसी ट्रिक दे जाऊंगा जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ। जब आपको क्वेश्चन न बने, यदि आपको ऑप्शन बड़ा मिले तो आप वो ट्रिक बता लगा सकते हैं, और आपको ऐसी 4-5 ट्रिक मिलने वाली हैं वीडियो के अंत तक। जब भी मुझे जो सी ट्रिक याद आ जाएगी मैं वो ट्रिक आपको बता दूंगा, तो आपको वीडियो के अंत जरूर जुड़ा रहना है। पूछा गया है आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है। जो आईपी एड्रेस होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। जो आईपी एड्रेस होता है इसका प्रयोग होता है किसी भी डिवाइस की पहचान करने के लिए। किसका प्रयोग होता है, वो हमारा आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है इंटरनेट पर। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यह आपका एक यूनिक नंबर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला जोड़ के लिए होता है। यदि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क से हमेशा फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और 1 से 2 फॉर्मूले आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा एवरेज का, तो एवरेज का फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है। जोड़ने के लिए पूछा गया है तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं, और औसत निकालने के लिए जो एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत निकालने के लिए ABERAG एवरेज पूरा लिखा जाता है, ना कि ABG। और जो प्रोडक्ट होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, यदि आप संख्याओं को गुणा करना चाहते हैं तो गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए जो सबसे सुरक्षित तरीका होता है वो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से कंप्यूटर वायरस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट में किस बात को प्रमाणित करता है। जो SSL सर्टिफिकेट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो SSL होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और ये सर्टिफिकेट होता है वेबसाइट की किस बात को प्रमाणित करता है। तो ये वेबसाइट की सिक्योरिटी को प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये फुल फॉर्म जो मैंने बताई सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, इस फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद करेंगे। और जो अगली फुल फॉर्म लिखी हुई है वेबसाइट वाली, जो आपका वेब पेज ट्रांसफर होता है उसमें जो आपका HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो लाइन स्पेसिंग होती है इनका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो लाइन स्पेसिंग होती है इनका प्रयोग होता है पंक्तियों के बीच की दूरी तय करने के लिए। मतलब कहने का, जब आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन है इनके बीचों बीच स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आप देखेंगे इनके बीच यदि स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग के माध्यम से इन दो, जैसे पहली लाइन लिखिए दूसरी लाइन लिखिए, इन दोनों के बीच के स्पेस को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग के माध्यम से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है www का आविष्कार किसने किया। तो याद रखेंगे जो www है इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो www होता है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार कब किया गया था। जो www है इसका आविष्कार सन 1989 ईस्वी में किया गया था। और फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ये फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इनका जो नाम है टिम बर्नर्स-ली, सन 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है। जो सेल एड्रेस होता है आखिर वो क्या दर्शाता है। तो याद रखेंगे जो सेल एड्रेस होता है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल पर हैं और आप पता करना चाहते हैं कि आप जैसे आप नीचे पहुंच गए, आपको पता चला किस सेल पर हैं, तो आपको सेल एड्रेस के मालूम से पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस सेल पर हैं। A1 सेल पर हैं, B2 सेल पर हैं, या आपका Z2 सेल पर है, कौन से सेल पर हैं, तो आप किसके माध्यम से पता कर सकते हैं। तो सेल एड्रेस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आप वर्तमान में किस सेल पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग अटैक किस प्रकार का साइबर धोखाधड़ी है। जो फिशिंग अटैक है आखिर ये किस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी है। तो याद रखेंगे जो फिशिंग अटैक है वह हमारी नकली ईमेल से निजी जानकारी चुराना। आपके पास नकली ईमेल के माध्यम से कोई आपसे जानकारी भरवा लेंगे, जैसे कोई फॉर्म दे देंगे, आप इस फॉर्म को भरिए, आपको नकली ईमेल के माध्यम से आपकी जानकारी चुराई जाती है, तो वो फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो रैम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो रैम का मुख्य कार्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका मुख्य कार्य होता है, जो रैम होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रैम होता है डेटा को, जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं वो सारा काम हमारा रैम में जाना अनिवार्य होता है। तो जो रैम होता है इसमें होता है प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है USB का फुल फॉर्म क्या होता है और यह किस लिए काम आता है। जो USB होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और यह किस लिए काम आता है। तो याद रखेंगे डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, लैन नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। जो लैन नेटवर्क होता है, आखिर इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो लैन नेटवर्क होता है, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि सीमित क्षेत्र के लिए तेज कनेक्टिविटी देता है। जैसे कि आप लोकल एलएनएन एलएन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि यदि आपका क्षेत्र वो सीमित है तो वो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत तेज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य प्रयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आखिर इसका मुख्य प्रयोग क्या है। तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसका मुख्य प्रयोग होता है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसका प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है। आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है कार्य को पूर्ववत करने के लिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अंडो करने के लिए। जैसे आपको पता है कि अंडो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं UNDO, अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर हिंदी में भी लिखा मिल सकता है कि पूर्व कार्य को पूर्ववत करना अंडो कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में दोनों प्रकार की लैंग्वेज आएंगी, आप जिस लैंग्वेज से होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज तो आपकी आएगी, जैसे आप उत्तर प्रदेश से तो आपकी लैंग्वेज हिंदी आएगी। और यदि आप और स्टेट से अदर स्टेट से हैं तो आपकी लैंग्वेज वही आएगी जो आपने फॉर्म में फिल की होगी। पूछा गया है कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, सबसे पहले जानेंगे जो ASAAS है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो याद रखें जो SaaS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है एक सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पर इंस्टॉल होता है और यूजर इंटरनेट से उपयोग करता है, वो आपका SaaS होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आपने देखा कोई वेबसाइट कोई ऐप होता है, आपको जैसे कंप्यूटर पे है, आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप व्हाट्सअप को ही मान लीजिए, आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर व्हाट्सअप डाउनलोड भी नहीं करें और फिर भी आपका व्हाट्सअप चल जाए, तो आप कहेंगे हम उसको वेबसाइट के माध्यम से चला सकते हैं। आपको वो इंटरनेट पर फ्री में चलाने को मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका आप यूज कर सकेंगे। वो किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो वो आपके SaaS के माध्यम से होता है। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने से क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें सेल को मर्ज करने से क्या मतलब होता है। तो सेल को मर्ज करना मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा मर्ज सेल कहलाता है। मतलब कहने का जब आप दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा सेल मर्ज कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा के स्टोर को खो देती है। तो डेटा को स्टोर कौन खो देता है। तो वो होता है आपका बंद होने पर भी डेटा को स्टोर रखते हैं। देखिए मैंने कंफ्यूजन में थोड़ा क्वेश्चन लिस्ट पढ़ लिया। आपको एग्जाम में जो दूसरा डाउट होता है, आपको एग्जाम में 1.5 घंटे का समय पूरा मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा, कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को बंद होने पर डेटा खो देती है लेकिन खो नहीं डेटा को स्टोर रखती है। तो वो होती है आपकी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह आपकी स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपकी रैम होती है, कैश होती है और रजिस्टर होती है, ये तीनों ही आपकी अस्थायी मेमोरी के रूप में इनको जाना जाता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग ग्राफिक्स डिजाइन में किया जाता है। आखिर कौन सी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफिक्स डिजाइन में किया जाता है। तो वो होती है आपकी लाइट पेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक ऐसा वीडियो मैंने ट्रिपल सी का बनाया है जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड पेपर से कितने दिन पहले आता है, आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना चाहिए और आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको इन वीडियो के नीचे सारे वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको एक एक वीडियो जरूर करके देख लेना। आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियो को ऊपर करेंगे तो आपको एक मिलेगा ट्रिपल सी की 5 गलतियां, वो बिल्कुल नहीं करनी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपकी ट्रिपल सी की सारी जानकारी दी हुई है। आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित कितने क्वेश्चन क्या कैसा, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं यदि आप चाहें तो। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है जिसमें कोड को कोई भी देख सकता है और बदल सकता है, वो हमारा ओपन सोर्स होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखें जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी,
जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगेगा आपको उसी को सही कर देना है। वो आपका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% यही होता है कि आपका सही आंसर वो हो सकता है यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस का कार्य क्या। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें थिसोरस का क्या कार्य होता है। यदि आप समानार्थी शब्द खोजना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, थिसोरस का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूआरएल क्या होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग यकीन मानिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बहुत सरल आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सरल आते हैं, तो आपको लगेगा पेपर हमसे बन गया। तो मान लेते हैं हमारा 25 क्वेश्चन सरल आ गए, तो 25 क्वेश्चन हमारे श्योर है 25 पूरे बनने चाहिए। मेन चीज क्या होता है, जो आपके सरल क्वेश्चन आते हैं वो आपको एक भी गलत नहीं करने होते हैं। उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं लगभग 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं। तो 25 ये हो गए आपके, 40 वो हो गए 65 क्वेश्चन, 65-70 क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपके नॉर्मल हो जाते हैं। जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं बहुत कठिन, जिनको आपको आंसर लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको लगा के आने होते हैं, तो आप उसमें तुक्का आपके सही हो जाते हैं। आप पूरे 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप उनको पहली सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट कठिन पढ़ने के चक्कर में सरल क्वेश्चन गलत कर देता है। आपको दूसरी सबसे बड़ी गलती ये बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय 1.5 घंटा मिलने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। जैसे आप क्वेश्चन खोलेंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय मिलेगा। आप 30 सेकंड के पहले अगले क्वेश्चन में नहीं जा सकते हैं। यदि आप उसको 30 सेकंड में नहीं कर सकते तो आपको 1 मिनट 2 मिनट तक करते रह सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड के लिए रुकने का समय दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही उसका आंसर टिक करना है। सरल क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं करने होते हैं, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। पूछा गया है यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल आपका एक वेबसाइट का पता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो ऑटोफिल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे जो ऑटोफिल होता है इसका प्रयोग होता है एक जैसे डेटा को बार बार टाइप करने से बचने के लिए ऑटोफिल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बायोस का कार्य क्या होता है। जो बायोस होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो बायोस होता है इसका कार्य होता है कंप्यूटर के स्टार्टअप में हार्डवेयर को चेक करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका मुख्य उदाहरण क्या है। तो एआई का सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है आपका ड्राइवरलेस कार, मतलब बिना ड्राइवर के आपकी कार चल रही है तो वो किसके माध्यम से चल रही है, वो आपके एआई के माध्यम से चल रही है। और एआई का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। जो पीडीएफ होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका मेल मर्ज होता है, अभी आपने पढ़ा था सेल को मर्ज करना, लेकिन आप यहाँ पर सेल मर्ज नहीं है, यहाँ पर मेल मर्ज। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। मेल मर्ज पूछे तो वो होता है किसी न किसी आपको दस्तावेज बनाया है, उसको कई लोगों तक भेजने के लिए कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसको कई लोगों तक भेजने की शब्द आपकी मेल मर्ज कहलाती है। और जो आपका मर्ज सेल होता है वो होता है आपको 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो आपका मर्ज सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि साइबर अपराध में यूजर की अनुमति के बिना कैमरा माइक को एक्सेस किया जाए तो वो क्या कहलाता है। तो वो आपका स्पाईवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस अपराध में यूजर की अनुमति के बिना जो कैमरा माइक को एक्सेस किया जाता है वो आपका स्पाईवेयर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई वॉलेट का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। जो ई वॉलेट होता है आखिर इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे जो ई वॉलेट होता है इसका प्रयोग मुख्यतः ऑनलाइन भुगतान और मनी ट्रांसफर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है किस नेटवर्क में पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो वो होता है आपका बैन नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था जो आपका लोकल के लिए सीमित होता है वो आपका लैन नेटवर्क होता है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू मेमोरी और डिवाइस को सीधे नियंत्रित करता है, आखिर वो क्या कहलाता है। सेल, कर्नेल, BIOS या फर्मवेयर। तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जो भाग होता है वो होता है कर्नेल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो CPU मेमोरी और डिवाइस को नियंत्रित करता है तो वो होता है हमारा कर्नेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CPU में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का कार्य किस यूनिट द्वारा किया जाता है। जो आपका CPU होता है जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको डिकोड करने में जो कार्य होता है आखिर वो किस यूनिट द्वारा किया जाता है, तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग एक साथ बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर उसमें पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको स्टाइल का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस जो लैंग्वेज होगी वो काफ़ी लेंदी होगी और आंसर क्या होगा बहुत ही छोटे शब्दों में दिया होगा। तो वहीं पर स्टूडेंट क्या होते हैं घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप वो सोच लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला खुद को रेफर करे तो कौन सी एरर मानी जाती है। जब फॉर्मूला खुद से अपना रेफर करता है तो वो कौन सी एरर मानी जाती है, तो वो आपकी सर्कुलर रेफरेंस एरर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वो होता है डिव वाला क्वेश्चन। आपको से पूछेगा कि डैश डिव एरर कब आती है। ये एरर जब आती है जब आप किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो आपकी जे एरर आती है, और जब आप किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो एरर कौन सी आती है, तो वो डिव एरर आती है। आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछेगा, अब आप इसका आंसर लगा पाएंगे। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर 50 स्लाइड बनाई और हम चाहते हैं 50 स्लाइड में एक जैसा हमारा फॉर्मेट आ जाए, एक जैसा कलर हो जाए, एक जैसा फॉर्मेट डिजाइन लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है हमारा स्लाइड मास्टर का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। स्लाइड मास्टर के माध्यम से हम सभी स्लाइड का एक जैसा डिजाइन लागू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टीसीपी आईपी मॉडल में डेटा की रियलेबिलिटी डिलीवरी कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है। जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में जो डेटा की रियलेबल डिलीवरी होती है आखिर वो कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है, तो वो करता है आपका टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर आपने देखा सिक्योर देखा तो आपको एक फुल फॉर्म याद आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो आपकी HTTPS होती है। जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका जो URL होगा वो आपका HTTPS से शुरू होगा, उसके बाद जो कॉलन होंगे उस पर डबल स्लैश होंगे, इसके बाद चैनल का नाम होगा, उसके बाद वीडियो का नाम होगा। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलता है, तो जब आप किसी भी स्टूडेंट हो या किसी भी साथी को अपना ये वीडियो शेयर करते हैं, मेरा वीडियो शेयर करते हैं, तो जो URL के माध्यम से क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये शेयर करने से ये वाली लिंक आपकी HTTPS से शुरू होती है। तो पूछा गया तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हमारा HTTPS प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फिशिंग अटैक होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो फिशिंग अटैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंडीशनल इन्फॉर्मेशन चुराना। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है उनको चुराने का कार्य किसका होता है, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है आपका फिशिंग अटैक का। आप देखेंगे जो कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, तो फिशिंग से फेक वेबसाइट या ईमेल के प्रयोग से जो क्या होता है इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है फेक ईमेल के माध्यम से या फेक वेबसाइट के माध्यम से जो आपका डेटा चुराया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका फिशिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आपने क्वेश्चन की अभी मैंने फुल फॉर्म बताई थी SAAS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SAAS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग हमारा गूगल DOCS में होता है। मतलब कहने का जैसे आप देखते हैं जैसे गूगल क्रोम में आप कहीं से भी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपका मान लेते कोई ऐप है IRCTC की ऐप है, यदि आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपका वही काम होगा। लेकिन आप चाहते हैं आपको ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिंक वेबसाइट के माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो जो आप वेबसाइट के माध्यम से चला पा रहे हैं बिना ऐप को डाउनलोड किए, तो आपका SAAS के माध्यम से चल रहा है, क्योंकि SAAS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 में क्लाउड जो पब्लिक क्लाउड की प्रमुख विशेषता क्या है। जो पब्लिक क्लाउड होता है आखिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो याद रखेंगे जो आपका पब्लिक क्लाउड होता है इसका मुख्य प्रयोग होता है कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। जो आपकी क्लाउड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है SAAS, दूसरा होता है IaaS, तीसरा होता है PaaS। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और जो आपका PaaS होता है PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं।
इसके बाद आपको जो 10 क्वेश्चन और अभी ऑब्जेक्ट होंगे और इसके बाद जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट चलता है और आपके एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट चलवाएंगे। जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है, तो ये क्लास सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। तो आपसे एक छोटी सी अपील होती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की सभी डिजिटल सर्विस को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला ऐप कौन सा है। जो भारत सरकार की सभी डिजिटल सर्विस होती हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला ऐप कौन सा है, तो वो है आपका उमंग ऐप। ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है। उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको ये फुल फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है, तो इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है, तो इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 52 में, और जो मैंने आपसे कहा था कि जो आपके 4 से 5 होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट होता है वो होता है जैसे आपका पेपर चालू हो जाएगा, आप जैसे पहले क्वेश्चन पर आएंगे, जैसे आप सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर 30 सेकंड का समय चलेगा। वहाँ पर 30 सेकंड आप ऐसा नहीं कि आपने दूसरा क्वेश्चन खोला, जैसे आप 30 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन खोलेगा, आपने इसका आंसर 2 सेकंड में या 10 सेकंड में दे दिया। आप चाहते हैं मैं तीसरे क्वेश्चन पर चला जाऊँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप तीसरे क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 30 सेकंड का समय लेना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे सर यदि हम एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में ना कर पाए तो आखिर हम क्या हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कम से कम मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक यहाँ पर आप पूरे 1.5 घंटा भी ले सकते हैं। जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन खोलो और आप इसमें आपने सॉल्व ही नहीं किया, टिक ही नहीं लगाया, तो आप इसमें पूरा समय ले सकते हैं। मतलब पूरे कहने में पूरा 1.5 घंटा भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, क्या होता है जैसे स्टूडेंट शुरू में बैठे रहते हैं, आपने देखा कि 1.5 घंटे के समय में बाद में क्वेश्चन कर लूंगा, 30 मिनट में सिर्फ आपने 5 ही क्वेश्चन किए या 10 ही क्वेश्चन किए। आपने सोचा हमारा अभी 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में हम अपने कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 1 घंटे में हम अपने 70 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए कम से कम हमें 30 सेकंड की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि 50 कम से कम 50 मिनट तो हमें पूरे चाहिए। और आप एज ए क्वेश्चन सभी नहीं आते कि आप सीधे क्वेश्चन देखो और उसको पढ़ लिया और उसका आप आंसर लगा दिया, आपको सोचने का भी समय मिलेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपने देखा कि हमसे पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा नहीं बना, हमने इसको स्किप कर दिया। तो आपने देखा जब तीसरे से चौथे पे गए तो आपका 30 सेकंड का समय मिला यहाँ पर। और जब चौथे से 5 में जाएंगे आपने इसको स्किप किया। ऐसा नहीं कि आप स्किप करना चाहते हो, आपका समय नहीं चलेगा। आप चौथे क्वेश्चन पर आएंगे और चौथे के बाद फिर 5वें में जाएंगे, तो फिर आपका 30 सेकंड का समय चलेगा। मतलब कहने के लिए यदि आप एक क्वेश्चन को फिर स्किप करते तो आपको वहाँ पर 1.5 मिनट का समय खराब होता है। तो यदि आप एक क्वेश्चन के फिर 1.5 मिनट की, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आएगा, टोटल आप वहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इस प्रकार से टोटल आपको 100 क्वेश्चन तक पूरे करते जाने, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो उस क्वेश्चन तक वापसी आने के लिए आपको 1.5 मिनट का समय लगता है। जैसे मान लेते हैं हमने 5वां क्वेश्चन छोड़ा, आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आपने 5वां क्वेश्चन छोड़ा और आप 10वें क्वेश्चन पर हैं। जब आप चौथे से 5वें पे गए होंगे तो आपने 30 सेकंड का समय दिया, यहाँ पर वो अलग बात हो गई। जैसे आप 5वें पर आए तो 5वें से 6वें पे जाने के लिए आपने कितने सेकंड का समय दिया? आप कहेंगे हम 5वें क्वेश्चन 6वें क्वेश्चन में जाने के लिए 30 सेकंड का समय दिए, जो हमारा बेकार हो गया। इसके बाद आप 10वें क्वेश्चन पे, जब आप 10वें क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप 5वें पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके फिर 30 सेकंड का समय मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 1 मिनट हो जाते हैं। जब आप यहाँ से आएंगे फिर जब 5 नंबर से जाएंगे आप 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे, तो फिर आपका 30 सेकंड लगेगा। इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन के लिए कितना समय हो जाएगा? तो आपने जो एक क्वेश्चन छोड़ा है उसके लिए आपका 1.5 मिनट हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए यदि आप 1.5 मिनट करेंगे तो आपका पूरे 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक सलाह मानिए है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जो आपको ट्रिपल संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ऐसे करके सारे डाउट आपके एग्जाम से पहले सारे खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो डिजी लॉकर है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर करना। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, सारी डिग्री आप इसमें रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर का प्रयोग जब आपने इसका फॉर्म भराया होगा तब आपकी एक अपार आईडी बनी होगी, वो आपके डिजी लॉकर ऐप में ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बैकअप का सही उद्देश्य क्या? जो बैकअप है आखिर इसका सही उद्देश्य क्या होता है? तो बैकअप का सही उद्देश्य होता है डेटा रिकवरी में मदद करना। ऑप्शन नंबर
सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे कहते हैं डेटा बैकअप चालू रखना चाहिए, जैसे कभी आपका डेटा हट जाता है तो आप डेटा बैकअप के माध्यम से अपने डेटा को वापसी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मेलवेयर होता है। तो जो ट्रोजन हॉर्स होता है आखिर वो किस प्रकार का मेलवेयर होता है, तो वह होता है आपका लाइट लेजेड सॉफ्टवेयर जैसे दिखने वाला होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मतलब कहने का कि ट्रोजन दिखने में लेकर अंदर से खतरनाक होता है। जैसे आपको लगेगा जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या होता है, जैसे आपको लगेगा, जैसे आपने काफ़ी चीज़ देखी होंगी, आप जैसे किसी चीज़ को बाहर से देखते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये हमारे बहुत उपयोग का है, लेकिन आपको सिर्फ वो बाहर से लगेगा उपयोग का है। जैसे आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, आप इसको अलाउ कर देंगे अपने सिस्टम पर, तो क्या होगा, वो आपका कहीं ना कहीं डेटा को लीक करेगा, आपके डेटा को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या हो जाता है, वो एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर टाइप में हो जाता है। तो पूछा गया था जो ट्रोजन हॉर्स से आखिर किस प्रकार का मेलवेयर है, तो ये क्या करता है, ये खुद को वैध बताता है कि मैं एक बहुत अच्छा हूँ, और जो लेकिन अच्छा होता नहीं है, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि खुद को एक अच्छा इंसान बताकर, कहते हैं एक बुरा इंसान होता है वो खुद को अच्छा बताएगा मैं बहुत अच्छा हूँ, वो आपकी कमेटी में घुस जाएगा और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार आपका ट्रोजन हॉर्स होता है, अच्छा बताकर बुरा होता है, और वो अच्छा बताकर आपके ग्रुप में एंटर कर लेता है, और कहीं ना जब बुरा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना असर दिखाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है वायरस और वॉर्म में अंतर क्या होता है। जो वायरस होते हैं और वॉर्म होते हैं इनमें क्या अंतर होता है, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस और वॉर्म से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, जो वायरस होता है वो वायरस होता है वो खुद फैलता है, और जो वॉर्म होता है वह सॉरी, जो आपका वायरस और वॉर्म में अंतर होता है वो होता है आपका, वॉर्म होस्ट फाइल पर निर्भर नहीं होता। जो वॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होस्ट फाइल पर निर्भर नहीं होता, वो खुद से फैलता है। जो वायरस होता है वो दूसरी डिवाइस के जरिए या किसी भी थर्ड पार्टी के माध्यम से वायरस फैलता है। जैसे पेन ड्राइव लगा रहे हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से आ सकता है वायरस, आप इंटरनेट के माध्यम से आ सकता है, और आपका अन्य जगह से भी आ सकता है, जैसे आप किसी को मेल आई तो उसके माध्यम से भी वायरस आ सकता है। लेकिन जो वॉर्म होता है, वॉर्म अपने मन से क्या करता है, वॉर्म अपने मन से कॉपी बनाता है, वॉर्म को किसी भी फाइल पर निर्भर नहीं होता है, वॉर्म अपने मन से कॉपी बनाते रहता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता रहता है। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है, वायरस दूसरे पर निर्भर होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जो वायरस होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, जबकि जो वॉर्म होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। जो हमारा IPv4 और IPv6 एड्रेस होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो IPv6 होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 128 बिट की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जो IPv4 एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। जो IPv4 एड्रेस होता है वह हमारे 32 बिट का, और IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सही उदाहरण कौन सा है। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका सही उदाहरण कौन सा है, तो आप कहेंगे जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मतलब होता है पासवर्ड और OTP। कहने का मतलब है, जैसे आपकी इंस्टा आईडी है, आपके इंस्टा आईडी में आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, तो आपका दोस्त है, आपकी आईडी पता है, उसको आपका पासवर्ड पता है, तो आप सोचेंगे वो हमारी आईडी को लॉगिन कर लेगा। यदि आपने अपने इंस्टा आईडी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू किया, तो आपका आईडी पास पता होने के बाद भी आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपकी लॉगिन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, जब वो लॉगिन करेगा, सही ईमेल डालेगा, सही पासवर्ड डालेगा, सही आईडी और सही पासवर्ड डालेगा, तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तो आप कह सकते हैं जैसे आपने OTP बता दिया तो फिर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो टू फैक्टर मतलब डबल सिक्योरिटी, पासवर्ड भी है, OTP है, जब दोनों चीज़ बता देंगे तभी आपका अकाउंट है वो दूसरी जगह लॉगिन होगा। इससे पहले आपका दूसरी जगह अकाउंट है वो लॉगिन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य प्रोसेस शेड्यूलिंग से संबंधित। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका कौन सा कार्य होता है जो प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग से संबंधित होता है, तो वो होता है हमारा CPU मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें मैंने ट्रिपल सी से संबंधित बनाया है। पूछा गया है ट्रिपल सी परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न किस सेक्शन से आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे आते हैं। तो ट्रिपल सी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंडिया से आते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर होता है वो होता है लिब्रे ऑफिस से भी लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। फिर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट और WWW से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो आपका साइबर सिक्योरिटी से भी है इससे भी लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल आते हैं इससे भी आपके 8-10 क्वेश्चन। इस प्रकार से कहने का मतलब है 70 से 80 क्वेश्चन आपके नॉर्मल होते हैं, और जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। एक साथ कह सकते हैं उनको करना
काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन आप वो तुक्के लगा देंगे तो तुक्के में आप 25 में से आप 10 क्वेश्चन को सही कर लेंगे, क्योंकि आप तैयारी करके गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं पूरे होते हैं। अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन चालू होंगे, जो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक होने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ट्रिपल सी का एग्जाम आने वाला है। आपके एग्जाम में क्या होगा, आपको शुरू में भी ट्रू फॉल्स दे सकता है, बीच में भी ट्रू फॉल्स दे सकता है। आपको वहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ट्रू फॉल्स कहीं पर भी है, लेकिन यकीन मानिए लगभग 30 से 35 ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ट्रू फॉल्स की भी आपको अच्छी तैयारी करके जानी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी टीचर होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं, ट्रू फॉल्स पढ़ाते नहीं है। तो उनका क्या होता है, वो उसी भर हो जाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 ऑप्शन वाले आएंगे और ट्रू फॉल्स भी पढ़ाते नहीं, और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आते हैं, उन्हें लगता है कि ये पेपर हमारा नहीं है, कैसा पेपर आ गया इसमें ट्रू फॉल्स सही गलत क्वेश्चन पूछा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स की भी आते हैं। तो तैयारी आपको वही करनी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाने की पूरी संभावना हो। पूछा गया है, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट केवल निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, डेटा फ्लो को नियंत्रित नहीं करता। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो निर्देशों को डिकोड करने के साथ साथ डेटा और सिग्नल के फ्लो को भी नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और मैं आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स की एक ट्रिक देने वाला हूँ। यदि आपको ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है तो आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक आपकी 90% सही होती है, 10% 100% इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन जो 90% होता है वो आपका कहीं ना कहीं से काम कर जाता है, यदि आप किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है लेकिन रैम से तेज होती है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो कैश मेमोरी होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रैम से तेज होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह दोनों आपकी कैश और रैम आपकी अस्थायी मेमोरी के रूप में दोनों मेमोरियों को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 63 में, BIOS और UEFI दोनों का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया और सभी स्टूडेंट को ये था कि इसका PDF मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको इसका PDF मिलेगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ पर नीचे मोर लिखा होगा, जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके नीचे ऑप्शन आएगा ऑल डाउट क्लियर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर लिंक के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, और टेलीग्राम पर जाना है, यहाँ पर डालना है सक्सेस माई गोल। सक्सेस माई गोल जैसे आप डालेंगे तो आपको जो देखेंगे लोगो लगा हुआ है, इस प्रकार से लोगो हमारा, मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें नाम लिखा हुआ है सक्सेस माई गोल, और नीचे सुनील सर। तो इसी प्रकार का आपको लोगो आएगा, तो आपको उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है ग्रुप से, क्योंकि जो PDF आते हैं और जो सारी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाती है, उसके बाद आपके सभी साथियों पर पहुंचते। यूट्यूब में क्या होता है, कभी कभी आप नोटिफिकेशन आपके 5 से 10 मिनट लेट होती है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत आप, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो कोई भी शेयर किया, कोई भी वीडियो अपलोड किया, तो टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत लिंक जाती है। लिंक जाने के बाद आपसे वहाँ पर तुरंत मैसेज मिल जाता है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल केवल यूजर इंटरफेस से संबंधित होता है। तो आप कहेंगे नहीं, कर्नेल मेमोरी प्रोसेस डिवाइस और सिस्टम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू एक समय में केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। जो आपका मल्टीटास्किंग होता है उसमें लिखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू एक समय में केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जो सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बाकी टाइम शेयरिंग में से लगते हैं। मतलब कहने का, जैसे मल्टीटास्किंग, जैसे आप डेस्कटॉप है, आपके सामने डेस्कटॉप है और आप इसमें देखेंगे हम यहाँ पर क्रोम चला रहे हैं, यहाँ पर MS वर्ड चला रहे हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर चला रहे हैं, यहाँ पर MS पेंट चला रहे हो, हम मान लेते हैं, और पीछे हमारा फाइल मैनेजर भी खुला हुआ है। लेकिन आप सोचेंगे हमारे चल तो सारे रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग तो हो गया, मल्टीटास्किंग कार्य हो रहा है, लेकिन ये टाइम शेयरिंग हो रहा है। यदि आप विंडो में, जैसे आप गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप गूगल क्रोम पे भी काम कर रहे हैं और आप इसमें जो आपका MS वर्ड है इसमें भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, या तो आप गूगल क्रोम पे काम करेंगे, या MS वर्ड में काम करेंगे, या MS पेंट में काम करेंगे, या आप किसी अन्य जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है उसमें काम करेंगे। आप एक साथ दो, जैसे आपका कर्सर आप देखेंगे, सोचेंगे कि जो हमारा यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से हमारा यहाँ पर भी चलता रहे माउस कीबोर्ड, विंडो पर, जो विंडो में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा गूगल क्रोम खुला हुआ है वो भी चले और MS वर्ड भी दोनों एक साथ चले, तो ऐसे संभव नहीं है। आपको टाइम शेयरिंग के माध्यम चलेगा। आप या तो गूगल क्रोम चला लीजिए, MS वर्ड चला लीजिए, आप सारे खोले रह सकते हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट साइज बढ़ जाता है। तो आप कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टाइल को लागू करने के साथ डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जाता है, तो नहीं, स्टाइल से फॉर्मेटिंग एफिशिएंट होती है, ना कि साइज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सर्कुलर रेफरेंस एरर तब आता है जब फॉर्मूला खुद पर निर्भर होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट किसमें होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती हैं, उसमें जो आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इस प्रकार से दर्शाई जाती है, पहले डॉलर का चिन्ह आता है, फिर कॉलम आता है, फिर डॉलर का चिन्ह आता है, फिर वन आता है। तो क्या आया है, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का ही उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा सही। और जो आपका डॉलर चिन्ह होता है ये क्या कर देता है, ये सेल को फिक्स कर देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड मास्टर में किया गया परिवर्तन केवल एक स्लाइड पर लागू होता है। तो आपने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, यदि आप सभी स्लाइड का डिजाइन फॉर्मेट लागू जैसे क्वेश्चन पढ़ा था कि यदि आप सभी स्लाइड का आप फॉर्मेट डिजाइन बदलना चाहते हैं, सभी स्लाइड का एक जैसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि एक स्लाइड पर लागू होता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जितने भी स्लाइड होती हैं उन सभी पर लागू होता है यदि आप स्लाइड मास्टर के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो लैन होता है उसका कैवरेज एरिया मैन से बड़ा होता है। तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो लैन होता है उसका जो एरिया होता है वो लैन से बड़ा होता है, ना कि लैन से छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा लैन नेटवर्क होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आप लोकल में जैसे कह सकते हैं एक बिल्डिंग में एक ऑफिस में कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, जैसे आपने ऑनलाइन पेपर देखे होंगे तो वो लैन के माध्यम से होते हैं। सबसे पहले आपके एक जगह पर लैन नेटवर्क के माध्यम से सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है और सारे लैन को एक फिर एक बैन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आपका जैसे देखेंगे ऑपरेट ऊपर से होता है, लेकिन जो कनेक्शन होते हैं वो लैन के माध्यम से होते हैं। एक कमरे में लैन के माध्यम से होते हैं। और जो आपका बीच का एरिया होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था कि जो लैन का कवरेज एरिया होता है मैन से बड़ा होता है, तो आंसर होगा गलत। सबसे छोटा लैन होता है, उससे बड़ा मैन होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, बैन होता है। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आईपी एड्रेस का प्रयोग केवल कंप्यूटर को पहचानने के लिए किया जाता है, लोकेशन से नहीं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत, क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वह केवल कंप्यूटर को पहचानने के लिए, लोकेशन के लिए भी होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लोकेशन का भी पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गलत। जो आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है। जो साथी हमारे शुरू में ही वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर एग्जाम किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पूछा गया HTTPS में डेटा इनक्रिप्शन SSL और TLS के माध्यम के से होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फायरवॉल केवल हार्डवेयर डिवाइस के रूप में काम करता है। तो आपका आंसर गलत, क्योंकि जो फायरवॉल होता है वह हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में काम करता है। जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू और देख सकते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 76 शायद आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे पढ़ लेंगे। डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक जो की पब्लिक होता है इसका प्रयोग मैसेज इनक्रिप्ट करने के लिए होता है। डिजिटल सिग्नेचर में जो पब्लिक की होता है इसका प्रयोग मैसेज इनक्रिप्ट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे गलत, कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है वो प्राइवेट की से साइन पब्लिक की से वेरीफाई किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आधार सेवाएं जो आधार आधारित सेवाएं होती हैं ई गवर्नेंस का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप केवल एंड्रॉयड यूजर के लिए उपलब्ध है। तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उमंग ऐप हुआ है हमारा एंड्रॉयड iOS और वेब तीनों पर यह हमारा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग में जो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जो आपका ई लर्निंग होता है क्या इसमें आपका LMS नाम का लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो आप कहेंगे नहीं, और जो आपके फुल फॉर्म है होता है तो नहीं। तो आपका आंसर होगा गलत, जो सही नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 80 में SWAYAM पोर्टल केवल टेक्निकल कोर्स ही उपलब्ध कराता है। तो आप कहेंगे नहीं, जो आपका SWAM पोर्टल है आपका एक ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसमें आपका UG कॉलेज स्कूल कॉलेज UG PG सभी प्रकार की स्किल का कोर्स होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS उदाहरण गूगल DOCS का है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, और SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पब्लिक क्लाउड पूरी तरह फ्री होता है। जो पब्लिक क्लाउड होता है क्या यह पूरी तरह फ्री होता है। तो आप कहेंगे नहीं, जो पब्लिक क्लाउड होता है वह है आपका क्लाउड पेड और पे एस यू गो मॉडल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे cybercrime.com इनका प्रयोग होता है, सॉरी cybercrime and GOV इनका प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा सही
साइबर क्राइम संबंधित शिकायत किस में होती है, तो आपकी वो इस लिंक पर होती है। तो आप इसके माध्यम से यदि कोई साइबर क्राइम होता है तो आप उसमें शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन केवल पासवर्ड का प्रयोग करता है, तो आप कहीं नहीं, अभी अभी हम पढ़ कर आए थे। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वह हमारा पासवर्ड के साथ साथ या तो आपका OTP लगेगा या बायोमेट्रिक लगेगा या टोकन का प्रयोग होगा, अकेला नहीं होता। जो टू फैक्टर हो गया तो आपकी डबल सिक्योरिटी हो जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकती। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या बिना इंटरनेट के काम नहीं कर सकती, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये AI ऑफलाइन भी काम कर सकता है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं। तो कुछ होते हैं जो बिना इंटरनेट मतलब ऑफलाइन भी कार्य कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में जो आप देखेंगे जितना ज़्यादा कार्य हो रहा होता है वो AI का, वो हमारा AI के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, तो आपका आंसर होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लग रहे होंगे जैसे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, तो ठीक उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन 20 से 25 के एक ऐसे क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेंगे ये क्वेश्चन लाइफ में हमने पहली बार देखे ना, तो इसके बाद कभी देखने को मिलेंगे कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको SSC एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपका पेपर ऑनलाइन होता है, इसका आपके आंसर की कुछ नहीं आता है, सीधे आपका रिजल्ट आता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ ये क्वेश्चन पहली बार देखेंगे और अंतिम बार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, तो आपका आंसर होगा सही। जो कंपाइलर होता है वह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है मॉडिफाई और एडिट करना, उस जो ओपन सोर्स है उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया PDF फाइल एडिट करना असंभव होती हैं। जो PDF फाइल होती हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, क्या हम उनको एडिट नहीं कर सकते, तो आंसर गलत, हम उनको एडिट कर सकते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैकअप का उद्देश्य डेटा रिकवरी को आसान बनाना होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो डेटा बैकअप होता है उसका मतलब होता है डेटा रिकवरी को आसान बनाना, आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाइट बिट और बाइट में केवल नाम का अंतर होता है। जो बिट और बाइट होते हैं क्या इनमें सिर्फ नाम का अंतर होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि जो बिट होती है वह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है 0 और 1। 0 और 1 से मिलाकर हमारा एक बिट बनता है, और बिट जो आपका बाइनरी के रूप में इसका फुल फॉर्म जाना जाता है। बिट और बाइट में केवल नाम का अंतर है, तो नहीं। आठ 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसको जरूर याद रखें। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ जाता है कि 8 बिट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट का होता है। इनमें नाम में अंतर नहीं बल्कि इनके साइज में भी अंतर होता है। जब आपके 8 बिट होंगे, 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसकी लेंथ, IPv6 एड्रेस की लेंथ 128 होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसकी जो लेंथ होती है वह 128 बिट होती है, और जो IPv4 इसकी लेंथ भी हमने पढ़ ली है 32 बिट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर एक ही चीज़ है। जो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर हैं दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सर्च इंजन जो आपका गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये आपके क्या है, ये आपके ब्राउजर हैं। तो जो सर्च इंजन होते हैं वो अलग होते हैं और जो ब्राउजर होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आपको बताया गूगल और गूगल क्रोम। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल क्रोम है वो क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 94 में स्पैम ईमेल केवल एडवर्ड एडवर्समेंट से के लिए भेजी जाती है। जो स्पैम ईमेल होती है क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी जाती है, तो आपका आंसर गलत। जो स्पैम मेल होती है ये मेलवेयर और फिशिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप सिर्फ ऐड के लिए भेजें। ये आपकी फिशिंग भी हो सकता है, मेलवेयर भी हो सकता है, आपका डेटा कहीं ना कहीं से चोरी होने की संभावना होती है। तो आपको उसी लिंक पर क्लिक करना चाहिए। कोई मेल आता है आपको जानकारी नहीं है तो उस मेल पर कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य गवर्नमेंट सर्विस को डिजिटल बनाना है। जो आपका डिजिटल इंडिया है इसका उद्देश्य गवर्नमेंट सर्विस को डिजिटल बनाना है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, कोर गोल डिजिटल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस होता है, तो आप कहेंगे ट्रोजन हॉर्स कोई प्रकार वायरस नहीं है। यह क्या है, यह एक मेलवेयर है जो क्या करता है, खुद को एक वैध प्रमाणित बताकर आपके सिस्टम में घुसने का प्रयास करता है, और सिस्टम में घुसने के बाद वो डेटा को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मेटिंग करने से हार्ड डिस्क का डेटा स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। तो आंसर हो गलत, क्योंकि ये डेटा रिकवरी कई मामलों में संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI में आइकन, मेनू और विंडो शामिल होते हैं। तो सबसे पहले GUI की फुल फॉर्म जानेंगे। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और पूछा गया है आइकन, मेनूज, विंडो शामिल होते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये दो क्वेश्चन आपके फिर एग्जाम से संबंधित है। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हमेशा आसान पूछ जाते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा आसान नहीं पूछ जाते। आपने अभी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस इस प्रकार से कह सकते हैं। तो क्वेश्चन होते हैं वो आपके, मैंने बताया जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मल आते हैं, और जो लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके मॉडरेट कह सकते हैं। जो 20 से 25 इजी होंगे, 20 से 25 हार्ड होंगे, और जो 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंडिया से प्रश्न अधिक पूछ जाने की संभावना होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता नहीं था, मैंने बताया कि जो आपके डिजिटल साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आप वीडियो के अंत तक आए तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम है वो आखिर किस लेवल से पूछ जाता है, और इससे अच्छे से अच्छे आपके प्रैक्टिस सेट और भी होने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा और अपने शहर और अपने जिला का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसका आंसर आप सभी को जरूर मिलेगा। और कमेंट आपको जरूर करना है। आपसे इतनी मेहनत आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको 1 से 2 प्यारे प्यारे कमेंट कर देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।